प्लेस थ्योरी के अंदर मेन जो बंदा आता है, जो मैक्सिमम जिनका रिपीटेड आता है कंसेप्ट सेंटर प्लेस थ्योरी, कौन है वो? क्रिस्टोलो। और आज इस कंसेप्ट को कौन बताएगा हमारे बीच? हर्ष। आओ भाई हर्ष। हेलो। तो आज अपन पढ़ेंगे सेंट्रल प्लेस थ्योरी। तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं पहले तो क्यूआर के टाइम अपन को पता है, जैसे कि क्यूआर के टाइम ह्यूमन जियोग्राफी जो था वो डिस्ट्रॉट हो गया था, एक तरीके से ख़त्म हो गया था। तो क्यूआर के टाइम पे अलग अलग मॉडल्स आए थे जो कि रिवाइव कर रहे थे ह्यूमन जियोग्राफी को, जिसमें से ह्यूमन जो कॉन्सेप्ट था ह्यूमन ज्योग्राफी से, उसको हटा के साइंटिफिक अप्रोच को लेके आए थे, इसलिए अलग अलग मॉडल्स लेके आए थे। उनमें से एक अलग मॉडल है सेंट्रल प्लेस थ्योरी, जो प्रायर 1933 के अंदर जो क्रिस्टोलर थे वो लेके आए थे। मेजरली जो क्रिस्टोलर थे वो जर्मनी से थे। उन्होंने जो सदर्न जर्मनी है उनके सेटलमेंट्स को स्टडी किया था, और उनको स्टडी करने के बाद उन्होंने देखा था कि जो मेजरली सेटलमेंट्स थे वो एक्ट कर रहे थे एज अ सेंट्रल प्लेस। अब मेजरली उन्होंने सेंट्रल प्लेस को ऐसा बताया कि सेंट्रल प्लेस ऐसी जगह है जहाँ पे रिटेलिंग होती थी गुड्स एंड सर्विसेज की। अब आगे जाके देखते हैं, इन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए थे। दो कॉन्सेप्ट दिए थे। पहला तो था प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, कि मेजरली जो सेंट्रल प्लेस थी उधर ही मेजरली जो कंसंट्रेशन था गुड्स एंड सर्विस का उधर था, और जो बाकी जगह थी एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बताया था कि जो ये बीच वाला तो सेंट्रल प्लेस हो गया, और ये जो कोर की तरह एक्ट करता है, और बाकी जो एरिया है वो पेरिफेरी की तरह एक्ट करता है। कि मेजरली जो भी पेरिफेरी वाला एरिया था, सराउंडिंग एरिया, जैसे कोई भी विलेज होता है उसके बीच में सेंट्रल प्लेस में मार्केट होता है, अलग अलग एरियाज होते हैं जिसके लिए सेंट्रल प्लेस वो ट्रैवल करते हैं सेंट्रल प्लेस पे, जो भी उनको गुड्स एंड सर्विसेज की जो नीड्स होती है वो वहाँ से फुलफिल करते हैं। दूसरा उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था हायरार्की का, कि जितने भी एक सेंट्रल प्लेस है ना, इनके बीच में हायरार्की होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन अलग अलग राजस्थान का एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें कि जो जयपुर है सेंट्रल प्लेस हो गया, इसके अलावा भी जो भी अपना जोधपुर जैसलमेर अलग अलग सेंट्रल प्लेस होते हैं, लेकिन जो मेजर जो सेंट्रल प्लेस है वो जयपुर है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ सर्विस यहीं पे आके रहती, यहीं पे मिलती है। और मेजरली जो अलग अलग एरियाज से, जो पेरिफेरी से जो लोग हैं ना वो आते हैं। अब अपने जितने भी नेचुरल सिस्टम्स हैं सब में हायरार्की देखने को मिलती है। जैसे सोलर सिस्टम हो गया, सोलर सिस्टम में सन सेंट्रल प्लेस में होता है और जितने भी प्लैनेट्स है उसके अराउंड मूव करते हैं। इसके अलावा इन्होंने इसके रिलेटेड अलग अलग कॉन्सेप्ट है, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल प्लेस। मेजरली ये सेंट्रल प्लेस एज अ फोकल पॉइंट, मेजर फोकस इसी पॉइंट पे होता है, जो भी एरिया होता है उसका मेजर फोकस यही होता है, और ये मल्टी फंक्शनड होता है। मल्टी फंक्शन होता है, इसमें अलग अलग फंक्शंस वर्क करते हैं, और ये एक्ट करता है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब यूनिफिकेशंस। एक सेंट्रल पॉइंट है, अलग अलग एरिया से अलग अलग लोग आते हैं, गुड्स एंड सर्विस एज अ यूनिफिकेशन की फोर्स की तरह एक्ट करता है। इसके साथ अगर अपन आगे देखें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, और ये देते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। मेजरली जो सेंट्रल प्लेस है ना, वो
ऑलमोस्ट सारी तरह की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। मेजरली जितना ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विस को प्रोवाइड करेगा ना, उतना ही ज़्यादा वो मल्टी फंक्शंस बनेगा। ठीक है, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एरिया। कॉम्प्लीमेंट्री एरिया ऐसे समझ सकते हैं कि जितना भी कोर के अलावा जितना भी एरियाज होता है ना, जैसे हिंटरलैंड हो गया, अलग अलग एरिया हो गया, जितना भी जो कॉम्प्लीमेंट्री एरिया कितना वो कोर है उसको कॉप अप करता, मतलब कितना वो एक्सट्रैक्ट करता, मतलब जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री एरिया है ना, ये डिपेंड करता है सेंट्रल प्लेस के ऊपर अपने गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। और मेजॉरिटी सेंट्रल प्लेस भी कॉम्प्लीमेंट्री एरिया पे रिलाय करता है, क्योंकि अगर आगे अपन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट आएगा जो मेजॉरिटी इकोनॉमी है ना, डिमांड, क्योंकि जो क्रिस्टोलर का जो मॉडल है ना वो सप्लाई बेस है, जितनी ज़्यादा सप्लाई होगी ना उतना ज़्यादा ही इकोनॉमी प्रॉस्पर होएगी। और इसके आगे अपन लॉस्ट का मॉडल देखेंगे, वो उसमें वो बोलते हैं कि जो सप्लाई है वो कांस्टेंट रहती है, डिमांड बढ़ती है क्योंकि प्राइस बढ़ती है। वो डिमांड और प्राइस का अलग अलग बताते हैं, इसके अंदर वो सप्लाई का बताते हैं। तो जितना एरिया कवर करेंगे ना, आगे अपन इन्होंने वैल्यू भी बताई है कि जो क्रिस्टोलर कहते हैं कि 1/3 जितना भी जो एरिया है ना उसका 1/3 कॉम्प्लीमेंट्री एरिया होता है सेंट्रल प्लेस का। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एरिया हो गया। इसके बाद लास्ट उन्होंने बताया था कि कॉन्सेप्ट दिया था अपना गुड्स एंड सर्विस पॉपुलेशन। लास्ट वाला इन्होंने बोला था कि थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन का, ये मेजरली कॉम्प्लीमेंट्री एरिया से लिंक करता है कि जैसे किसी भी सेंट्रल प्लेस है उसको सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए पर्टिकुलर नंबर ऑफ कस्टमर्स की नीड होती है, तो पर्टिकुलर पॉपुलेशन होनी चाहिए उस एरिया की ताकि वो इकोनॉमिकली वायबल रहे। ठीक है, इसके बाद लास्ट में इनके कुछ अजम्पशंस थे। इसके कुछ अजम्पशंस थे, जैसे पहला तो था आइसोट्रॉपिक सर्विस। ये बताते हैं कि जो सरफेस है वो आइसोट्रॉपिक था, मतलब प्लेन था, बिल्कुल फ्लैट, मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे। दूसरा ये अजम्पशन देखते हैं कि जो इकोनॉमी थी, जो मेजरली जो कंज्यूमर्स का जो बिहेवियर था वो राशन था, मतलब जैसे चेंजेस होते रहे, जैसे फैशन में चेंज हो गया, अलग अलग कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनमें चेंजेस हो गए, तो वो चेंजेस नहीं थे, वो राशन थे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड होएगी, इकोनॉमी उतनी ज़्यादा ही बढ़ेगी। ठीक है, तीसरा उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री एरिया का दिया था कि उन्होंने मेजरली बताया था कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एरिया है वो मेजरली हेक्सागोनल सरफेस होता है, क्योंकि उन्होंने ये बताया था कि किधर भी सर्विस डबल चेक नहीं होता, कोई भी ओवरलैप नहीं होता, कोई भी गैप नहीं होता। तो ये अपन सबको देखने को मिलता है हेक्सागोनल सरफेस के अंदर, जो कि एक नेस्टिंग पैटर्न बनाता है, नेस्टिंग पैटर्न बनाता है। उसके अंदर उन्होंने 3 प्रिंसिपल दिए थे, जैसे प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इनकी अलग अलग वैल्यू दी थी। ये बीच वाला तो हो गया सेंट्रल प्लेस, ये अलग अलग वो हो गए जिनके ये हायरार्की के अंदर था, जैसे कि जो बीच वाला जो मेजर सेंट्रल प्लेस था उसको तो हायर ऑर्डर में कंसीडर्ड करा था, और जो इसके पेरिफेरी के अंदर था उसको कंसीडर किया था लो ऑर्डर के अंदर। मेजरली अब अपन वो देखते कि उन्होंने क्या क्या वैल्यूज दी थी। तो मेजरली प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग पहले देखते हैं।
तो मेजरली उन्होंने बताया था कि मार्केटिंग मेजरली जो उनके जो कॉम्प्लीमेंट्री एरिया है वो लोग ही मार्केट को ऑक्यूपाई करते हैं। तो मेजरली उन्होंने बताया था कि 1/3 जो कॉम्प्लीमेंट्री एरिया है वो अकर करता है एक सेंट्रल प्लेस, जिसको आगे जाके उन्होंने बताया था 1/3 तो अपना वो हो गया जितना वो ऑक्यूपाई कर रहा है, प्लस 1 सेंट्रल प्लेस हो गया, और जो टोटल हेक्सागोनल होता है इंटू 6 होता है, क्योंकि 6 साइड्स है उसकी। तो इन्होंने कैलकुलेट करके निकाला कि टोटल 3 वैल्यू है मार्केटिंग की। इनके बाद इन्होंने दिया प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मेजरली ट्रांसपोर्टेशन को इन्होंने ऐसे बताया कि जितने भी जो पेरिफेरी वाला एरिया है ना वो सेंट्रल मार्केट से पूरा लिंक्ड होना चाहिए, मिनिमल ट्रैवलिंग स्पेस होनी चाहिए जिससे कि कॉस्ट कम लगेगी ट्रैवल करने की, और ज़्यादा अच्छी तरीके से, मतलब कि जितना ज़्यादा कॉस्ट कम लगेगी उतना ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, वो उतना ही सेंट्रल प्लेस पे आएंगे उतना वो देंगे। तो इन्होंने मेजरली 1/2 बताया था। इसमें प्लस करेंगे वही अपना 1 सेंट्रल प्लेस इंटू 6, 1/2 ही आएगा इसके अंदर, क्योंकि हाफ हो गया 6 +1 होगा 4 आएगा इधर, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ ज्यूरिडिक्शन बोला था कि एडमिनिस्ट्रेशन ज्यूरिडिक्शन बात एक ही है। एडमिनिस्ट्रेशन का एडमिनिस्ट्रेशन जो मेजरली कि इन्होंने बताया था कि जो कोर है और जितना भी पेरिफेरी का एरिया आ रहा है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एरिया कितना एक कोर जो अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ले सकता है, कितना उसको संभाल सकता है पूरे एरिया को, सेंट्रल प्लेस जो है। तो इन्होंने ये बताया था कि इसका मतलब मैक्सिमम एरिया, मतलब इन्होंने कन्वर्ट किया था कि जितना भी ये हेक्सागोनल सरफेस है, ये हेक्सागोनल सरफेस है, ये सेंट्रल प्लेस हो गया, और ये बताते हैं कि पूरा का पूरा जितना भी 6 साइड्स है, पूरा जितना भी एरिया है वो इन्होंने कवर कर लिया था। इसलिए इसमें एक तो हो गया सेंट्रल प्लेस प्लस ये 6 एरिया कवर करता है, इक्वल्स टू इन्होंने 7 बताया था, ठीक है। अब इनकी कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशन जो भी अपन ने अजम्पशंस देखे इन्हीं के अंदर आती है। जैसे इन्होंने बताया था कि आइसोट्रॉपिक सरफेस है। आइसोट्रॉपिक सरफेस एक इमेजिनरी है, किधर भी फ्लैट सरफेस पूरी तरीके से नहीं हो सकता, हर जगह रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ठीक है। दूसरा इन्होंने बोला था, पहले दूसरे इनकी लिमिटेशन है कि ये रिजिड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये सीधा सीधा रिफ्लेक्ट करता है के वैल्यू के अंदर कि किसी भी जो भी हायर ऑर्डर है उसकी के वैल्यू इक्वल होगी, मतलब सर्टेन फंक्शन, मतलब ऑल सारे तरह के फंक्शंस उसको पूरे करने पड़ेंगे। और साथ ही साथ के वैल्यू ये भी बताती है कि अपने खुद के हायर ऑर्डर फंक्शंस के अलावा जितने भी स्मॉलर ऑर्डर फंक्शंस है ना वो भी उसको पूरे करने पड़ेंगे। तो ये कुछ इसकी लिमिटेशंस है। तो ये 1933 के अंदर आया था। इसके बाद आए थे लॉश। इन्होंने अपनी थ्योरी 1940 में दी थी।
1940 के अंदर दी थी। ये भी एक जर्मन थे, साथ के साथ इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने 1940 के अंदर एक और थ्योरी दी थी इसके अलावा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी, जिसका कुछ पार्ट इसके अंदर भी है, क्योंकि ये मेजरली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि ये डिमांड और प्राइस का रिलेशन बताते हैं, ये मेजरली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में बताते हैं कि कितना कितना अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज से। तो सबसे पहले इन्होंने अपनी जो थ्योरी दी थी वो जर्मनी के अंदर थी, बाद में इन्होंने इंग्लिश के अंदर इनकी थ्योरी ट्रांसलेट हुई है। 1954 के अंदर इनकी थ्योरी ट्रांसलेट हुई थी, और ये अपनी थ्योरी के अंदर सेम कुछ अजम्पशन बताते हैं। इनका अजम्पशन था कि जो सरफेस है वो आइसोट्रॉफिक ही रहेगा, जो इनका बाद में जाके लिमिटेशन बनेगा। और ये बताते हैं कि जो सप्लाई साइड है, उधर अपन ने क्रिस्टोलर के मॉडल में देखा था कि वो सप्लाई के बेसिस पे अपना मॉडल दे रहे थे। इन्होंने बताया था कि सप्लाई कांस्टेंट रहती है, वो स्टेबल रहती है। इन्होंने रिलेशन बताया था कि जो डिमांड है वो चेंज होती रहती है। डिमांड क्यों चेंज होती रहती है? क्योंकि प्राइस राइज करता है, प्राइस कम करता है। मतलब प्राइस के रिलेशन में इन्होंने डिमांड बताया था कि डिमांड कब बढ़ेगी, जब प्राइस कम होएगा डिमांड बढ़ेगी, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम हो जाएगी। और इन्होंने बताया था कि प्राइस बढ़ेगी क्यों, मतलब इंटर रिलेशन बताया डिमांड और प्राइस का पूरा इन्होंने। और साथ में इन्होंने बताया है कि जो क्रिस्टोलर ने बोला था कि जो उनका मॉडल में जो हायर ऑर्डर सेंटर था, मतलब कोर था, उसको सारे फंक्शंस करने पड़ेंगे। लेकिन ये अपनी थ्योरी में बताते हैं कि जो कोर है ये मान सकते हैं कि वो सर्टेन फंक्शन में स्पेशलाइजेशन कर सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सारे फंक्शंस को दे। अब जैसे अपन इसमें एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि अपना ये कोटा हो गया। कोटा स्पेशलाइज है एजुकेशन के अंदर, वो एजुकेशन में उसकी स्पेशलिटी है, लेकिन अपन उसको ये नहीं कर सकते वो हेल्थ केयर, मतलब सारे सेक्टर्स में वो स्पेशलाइज कर पाए। वही अपन जयपुर का बोले तो जयपुर भी गिने चुने 3 या 4 सेक्टर्स में स्पेशलाइजेशन कर सकता है, हर सेक्टर में स्पेशलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। और इन्होंने ये बताया था कि जो लोअर ऑर्डर के फंक्शन है, जरूरी नहीं है कि जो हायर ऑर्डर है वो लोअर ऑर्डर के भी फंक्शन फुलफिल करे, क्योंकि कुछ फंक्शंस होते हैं जैसे कि वही पूरे कर सकते हैं। जैसे कि अपने ये ईस्टर्न सर ने आज अरावली इसका दिया था। अब अपन जयपुर को देखें तो जयपुर में अपन सोलर प्लांट्स नहीं लगा सकते, वो फुलफिल नहीं कर सकता। वही अपन ईस्टर्न वाले देखें तो ईस्टर्न वाले में डेजर्ट एरिया है, वहाँ पे सोलर प्लांट्स लग सकते हैं। वेस्ट में, सॉरी, वेस्ट के अंदर सोलर प्लांट्स रख सकते हैं, ईस्ट के अंदर नहीं लग सकते। तो ऐसे ही वो सारे ऑर्डर्स को फुलफिल नहीं कर सकता। अब अपन इसका इम्प्लीकेशन देखते हैं इंडिया के मॉडल के अंदर। तो इंडिया के मॉडल के अंदर अपन ये देखते हैं कि जो मेजरली अपना मार्केटिंग वाला है, मार्केटिंग इंडिया के मॉडल में ऐसे देखेंगे कि ज़्यादा रिजिड नहीं है। जो लोकल नीड्स होती है वो उनके लोकल कोर के अंदर, मतलब लोकल मार्केट के अंदर फुलफिल की जा सकती है। वही अपन देखेंगे अगर उनको हायर नीड्स होती है, जैसे किसी को मेजरली कैंसर का ट्रीटमेंट हो गया, मेजर ट्रीटमेंट्स हो गए, हायर एजुकेशन हो गया, उसके लिए उनको ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन में तो ये आ जाएगा, और मार्केटिंग में ये आ जाएगा। और ट्रांसपोर्टेशन का इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसपोर्टेशन का कोर्स एज सच इंडिया में एप्लीकेबल नहीं, किधर भी देखा नहीं गया। और साथ में अगर अपन देखें तो हेक्सागोनल जो स्ट्रक्चर दोनों ने बताया वो किधर भी इंडिया के पर्सपेक्टिव में, इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखें या वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में एज सच कहीं पे भी दिखने को नहीं मिल रहा है। और साथ में जूरिसडिक्शन जो एडमिनिस्ट्रेशन का बताया इन्होंने वो फुलफिल हो रहा है एज मच कि इंडिया के अंदर ज़्यादा हो रहा है। जैसे अगर अपन स्टेट या डिस्ट्रिक्ट का देखें, मेजरली क्रिस्टोलर ने बताया था कि 1:7 होना चाहिए, लेकिन अपन इंडिया के पर्सपेक्टिव में डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का देखें रेशियो तो 1:29 निकलता। और अपन वही डिस्ट्रिक्ट और उसका देखें स्टेट का तो अपने 11:21 आ रहा है। और वही अपन देखें मंडल और तालुक का तो अपना आ रहा है 1:40 आ रहा है। और एक जगह इंडिया जो खा रहा है जो लोअर लेवल्स पे है ना, उधर का रेशियो 6 आ रहा है, जो कि इस रेशियो को मैच नहीं कर रहा है। तो ये था अपना क्रिस्टोलर का और लॉश का और उसका इम्प्लीकेशन।
जनरली 14-15 मिनट लिखते हैं, मिलते हैं वहाँ पे एक 20 मार्कर वाले क्वेश्चन को करने के लिए। 10 मार्कर वाला क्वेश्चन लगभग 7 मिनट्स, 15 मार्कर वाला क्वेश्चन लगभग 10 to 11 मिनट्स, 20 मार्कर क्वेश्चन लगभग 13-14 मिनट्स। 15 मिनट के अंदर अंदर लगभग दोनों टॉपिक को ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर देना। अगर एक्सप्लेन कर सकता है कोई भी आदमी उस टाइम लिमिट में, तो ऑब्वियसली उसको लिख भी सकता है। कोई भी डायमेंशन नहीं छोड़ी है, दोनों के मॉडल बताए हैं। सबसे बड़ी चीज, कितना अच्छे से वेल रिप्रेजेंटेड और वेल कनेक्टेड टॉपिक बताया है। सीपीटी कहाँ से आया, क्यों आया, क्यूआर का पार्ट था, क्यों पार्ट था, डीह्यूमनाइज हो चुकी थी पोस्ट वर्ल्ड वॉर में ज्योग्राफी। साइंटिफिक के साथ एक वर्ड और भी बोल सकते थे, पॉजिटिविज्म, लॉजिकल, ह्यूमन इमोशंस को और हटाना था। हम लेके आए, बाहर से मॉडल्स लेके आए, हमने इनको अप्लाई करना स्टार्ट किया। 2 मॉडल और भी साथ में लाए थे जो लीस्ट कॉस्ट प्रिंसिपल पे थे, वॉन थ्यूनन और वेबर, और तीसरा कौन सा था हमारा, क्रिस्टॉलर। इससे पता चलता है कि इकोनॉमी वाले लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है एक तरीके से ज्योग्राफी में, या फिर ऐसे कर लो ज्योग्राफर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है कि उन्होंने इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट्स को भी पढ़ा और वहां से उन मॉडल्स को उठा के हमारे वाले सब्जेक्ट के अंदर इम्बाइब किया। फिर नेक्स्ट जो बहुत अच्छा पॉइंट कनेक्ट किया, एक तो क्यूआर से कनेक्ट किया और एक सिस्टम एनालिसिस से कनेक्ट किया। जैसे सिस्टम एनालिसिस में भी हम देखते हैं कि सिस्टम होते हैं अलग अलग, जिनमें एनर्जीज या फिर मैटर एक्सचेंज होते हैं। सिस्टम नेचर में भी होते हैं, एंथ्रोपोजेनिक वाले सिस्टम भी होते हैं, और सब में हायरार्की होती है एक। जैसे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में सेंटर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पीआरआई, म्यूनिसिपैलिटीज, लोकल गवर्निंग बॉडीज। कोर्ट्स में भी देखोगे एससी, एचसी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, एक पूरा का पूरा एक डिवीजन बना हुआ है। इन्होंने आके उस टॉपिक से रिलेट करवाया, किससे, सिस्टम एनालिसिस से, और वहां से आके पूरा टॉपिक कंप्लीट किया और टॉपिक को एंड किया उसके चैलेंजेस के साथ में, उसके एप्लीकेबिलिटी के साथ में, और उसका इंडिया पे एप्लीकेशन के साथ से। अकॉर्डिंग टू मी इट वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन